क्लास में आपको मृदा चैप्टर लिया गया है। क्योंकि मृदा और वनस्पति का घनिष्ठ संबंध है, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाएगा कि दोनों चीज़ें आपको इसमें एक साथ बता दी जाए। इस नाते इसको अलग से आप देखेंगे। तो यहाँ मृदा का मतलब है, इसके अर्थ को समझते हैं। मृदा से संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही होते हैं कि मृदा के संगठन से प्रश्न पूछा जाता है। संगठन के बाद फिर इसमें मृदा का जो संस्तर है या स्तर है उसमें से परीक्षाओं में प्रश्न मिलते हैं। अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, इससे प्रश्न मिलते हैं। मिट्टी के प्रकारों से प्रश्न मिलते हैं और इसके साथ साथ इसके वितरण से प्रश्न मिलते हैं। तो इतनी चीज़ों को आज इसमें कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीकों से मिट्टी का विभाजन हुआ है, उसका वर्णन और इसके वनस्पतियों का वर्णन कल कर दिया जाएगा। अब यहाँ आप देखिए लैटिन भाषा लिखा गया है। लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। सोलम जिसका अर्थ होता है फर्श। तो मृदा किस भाषा के शब्द से बनी है? लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बनी है और सोलम का अर्थ होता है फर्श। अब यहाँ आप देखिए मृदा संगठन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये प्रश्न शुरू हो गया यहीं से, लैटिन भाषा से ही। जितने शब्द हैं इसमें उतने प्रश्न हैं, आप ध्यान से इसको देखते रहिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी न होने के बावजूद भी जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, ये मान के चलिए कि सब वैकल्पिक प्रश्न ही हैं। जितने शब्द हैं उतने प्रश्न। अब यहाँ मृदा संगठन है। मृदा संगठन में आप ये देखते हैं कि मृदा जल 25%, मृदा में जो वायु की मात्रा है 25%, कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा 5 से 10%, और ये जो मात्रा आपकी बच गई खनिज पदार्थों की, मिनरल मैटर की, ये 40 से 45%। ये परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज आपसे पूछा जाता है अथवा ये आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मृदा पदार्थ में, मृदा के संगठन में सम्मिलित है या मृदा के संगठन में सम्मिलित नहीं है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो मृदा जल लिखा गया है 25%, तो मृदा जल के 3 टाइप आप देखते हैं। आर्द्रताग्राही जल, केशिका जल, गुरुत्वाकर्षण। 3 प्रकार के जलों की चर्चा है। अब इसमें यह प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि पौधे किस प्रकार के जल को लेते हैं। तो पौधे लेते हैं केशिका जल। पौधे केशिका जल को लेते हैं और केशिकत्व का उदाहरण भी आपने विज्ञान में पढ़ा है। लालटेन से नीचे से ऊपर तेल जाता है और बत्ती में तेल, बत्ती जलती है। गुरुत्वाकर्षण जल, ये चूंकि गुरुत्व है इसका शब्द, इस चूंकि नीचे की तरफ ही भागेगा, इस नाते इसका उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल का मतलब ये होता है सामान्य रूप से धरातल पर आर्द्रता जो बनती है, जो पौने चलती हैं, उन पौनों से आर्द्रता, नमी की मात्रा जो होती है वो ऊपर उठ जाती है। उसी को आर्द्रताग्राही जल के रूप में जाना जाता है। अभी लिखिए मत, यहाँ ध्यान से देखिए। कहाँ से लिखने के लिए आपको मिलेगा समय, हम जब बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे संस्तर है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका में ये आपकी महत्वपूर्ण चीज है। जितनी परिच्छेदिकाएं होती है, पहला प्रश्न तो यही हो गया। कई परिच्छेदिकाएं होती हैं, ये भी हो गया। संख्या में 4 होती हैं। ए नाम दिया गया है, बी नाम दिया गया है, सी नाम दिया गया है, डी नाम दिया गया है। तो ये चीजें जो होंगी, देखिए ये चीजें आपके किसी भी परीक्षा के इन्वायरमेंट में भी सम्मिलित हैं और यही चीजें जो है भारत में भी सम्मिलित हैं और यही चीजें जो आपके जीके में भी सम्मिलित है और यही चीज आपके जीएस में भी सम्मिलित है। अब जैसे मृदा चैप्टर आप उठा लेंगे तो मृदा जो है पर्यावरण का भी विषय है, मृदा भारत का भी विषय है। मृदा इंटरनेशनल लेवल पर जब आप मृदा पढ़ेंगे तब भी वही बातें पढ़ेंगे, खाली विस्तार जो उसका होगा वही अलग हो जाएगा। यही मृदाएं विश्व में भी मिलेंगी, यही मृदा भारत में भी मिलेगी, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है। इस नाते ऐसी स्थिति में आप यहाँ समझते जाइए। 4 स्तर हैं इसके, ए, बी, सी, डी। 4 स्तर यहाँ पे आपको उसमें बताया गया। अब चारों स्तरों में ए जो होती है यही सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण होती है किसके लिए? पौधे के लिए। पौधे की ऊपरी जड़ें जो होती हैं ये स्तर में होती हैं। अधो मृदा दूसरे स्तर को कहते हैं अधो मृदा। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद में तीसरा जो स्तर होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और सल्फेट के लवणों का जमाव पाया जाता है तीसरे स्तर। और चौथा जो स्तर होता है वो जैविक क्रियाओं का इसमें अभाव है, इसमें हमेशा जल भरा होता है। इस तरह से ये चार भाग हैं आपके ए, बी, सी और डी। अब इसको देखने के बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि जो मिट्टी के कण होते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे, मिट्टी के जो इसके कण होते हैं उस कण को आप समझिए, क्योंकि कणों से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ गया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग, 6 भागों से प्रश्न आपको मिलेगा परीक्षा में। बजरी का आकार क्या होता है? तो 5 mm से कम व्यास का बजरी होगी। 5 mm से कम व्यास की जो मिट्टी मिलेगी वो बजरी कहलाएगी। mm का मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर आप जानते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिली से 80 डेसीग्राम, एका 2 किलोग्राम, उससे आप बचेंगे। बारीक बजरी 2 mm से 5 mm के बीच, बारीक बजरी और बजरी लगभग 5 mm, बड़ी चीज होगी 5 mm। अब चूंकि उसमें ऑप्शन थोड़ा बहुत आपको सेट करना पड़ेगा परीक्षा में, उसमें हो सकता है वो किसी दूसरी किताब से दें, या वो 5 mm आप यहाँ लिखे हैं वो 4 से 5 mm दे दें, तभी आप जानेंगे कि 2 से 5 mm तक ये विस्तार है बारीक बजरी का, और इसका बजरी का 5 mm या उससे कम। मोटी बालू 0.2 mm से 2 mm, मतलब 2 mm से ये कम होगी मोटी बालू। और फिर इसमें बारीक बालू 0.020 mm से 0.200 mm, मतलब 2 mm से भी कम होगी बारीक बालू। गाद और कम होगी, उसकी मोटाई 0.002 mm से 0.020 mm। और चिकनी मिट्टी जो होगी उसकी और कम मोटाई हो जाएगी, चिकनी मिट्टी की 0.002 mm से कम, मिलीमीटर से कम। इसको आप तैयार करेंगे, समझेंगे। इसमें से काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं, जहां तक हमको याद आ रहा है कि ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सॉइल रिएक्शन मृदा अभिकरण शब्द है, मृदा अभिक्रिया शब्द है, रिएक्शन मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया में केवल 3 प्रश्न आपको हमेशा याद रखना है। क्या? अम्लीय मृदा का पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्षारीय मृदा का पीएच मान, और पौधे के विकास के लिए कौन सा पीएच मान महत्वपूर्ण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अम्लीय मृदा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, और अम्ल आप जानते हैं अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, क्षारों का स्वाद कसैला होता है, इसको आप पढ़ते हैं इसमें साइंस में विस्तृत रूप से। क्षारीय मृदा, इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, और पौधे के विकास के लिए 6 से लेकर के 7.5 के बीच में पौधों का विकास किया जाता है। ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसकी हिंदी है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों का विभाजन किया है, और उस मिट्टी के विभाजन के अंतर्गत जो विभाजन किया गया है 8 प्रमुख हैं और 27 गौण हैं। ये संख्या बल भी महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ICAR ने भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया है। यहाँ पर मुख्य रूप से 1986 में विभाजन है। यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए जलोढ़ मृदा सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न तो आज 10 साल से पूछा गया, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 43.4% पाई जाएगी। लाल मिट्टी 18.6%, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी,
तीसरे पे काली मिट्टी और चौथे पे लेटराइट और अन्य मिट्टियां जो हैं 17.9%। तो इस तरह से आपने मिट्टियों का विभाजन पढ़ा। अब एक एक मिट्टी को हमें जो महत्वपूर्ण है उसको ले लेंगे और लेने के बाद उसमें प्रश्न ये पूछा जाता है, जैसे जलोढ़ है, जलोढ़ में आपसे पूछ लिया जाएगा मान लीजिए परसेंटेज, इसका आपने यहाँ पढ़ लिया, परसेंटेज ही पूछा जा सकता है। हाँ यही हो सकता है, यहाँ आपने 43 लिखा है, ऑप्शन में खाली 43 हो, या कोई और विद्वान हो तो वो 43.5 दे सकता है, किसी और विद्वान की किताब में हो सकता है ये 6 हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई संभावना ऐसी है, लेकिन उतना आप जानेंगे, जब मूल चीज आप पढ़े रहते हैं तो 1-2% इधर उधर होने से आप उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ जलोढ़ की बात, जलोढ़ की जो मृदा होगी इसको देखिए, इतना क्षेत्र है, जलोढ़, जल शब्द इसमें दिया गया है, जल से ओढ़ी हुई मिट्टी, अर्थात ऐसी मृदा का निर्माण जो नदी की घाटियों से हुआ है, नदियों से हुआ है। उत्तर भारत के जो मैदान है, गंगा सिंधु का, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सतलज सिंधु का मैदान है, दक्षिण फिर इधर नर्मदा का मैदान है, फिर इधर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल हो गया, समुद्र तटीय मैदान है, तो और बीच में तो मान लीजिए पठारी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में 2 मिट्टियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे एक शब्द आपको खादर बताया गया है, खादर, और दूसरा शब्द बागड़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बागड़ है, नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर है। जलोढ़ मिट्टी नदी घाटी 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है पूरे भारत में। इसमें खादर है, बागड़ है, कंकड़ है, चीका है, इतनी मिट्टियां जलोढ़। इसकी विशेषता को ध्यान में रखिए, पोटास व चूना की प्रचुरता है। पूछी गई बात है कि जलोढ़ में किस तत्व की कमी होती है, पोटास, चूना, नाइट्रोजन, इस तरह से। लेकिन इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन जीवों के अंश की कमी होती है। आप ये जानते हैं, चूंकि आप जलोढ़ मिट्टी के ही क्षेत्र में बैठे हुए हैं, आपके यहाँ जो फसलें होंगी वही फसलें जलोढ़ मिट्टी में पैदा होने वाली फसलों का प्रतिनिधित्व करेंगी, जिसमें धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन, दलहन, इस तरह से ये आपने पढ़ा जलोढ़ मिट्टी। इतनी बातें आप देख लेंगे। या मान लीजिए और पूछने वाले ने आपसे मानचित्र दे दिया, भारत का मानचित्र बना दिया, मानचित्र बना करके वहां रेखांकित कर दिया जाएगा इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिल रही है। तो जहां पर ज्यादा मिट्टी उस क्षेत्र में मिलती है उसी को मानचित्र में दिया जाता है। हल्की मिट्टी रहेगी वहां कम मिट्टी मिल पाएगी, उसको नहीं दिया जाता है। इसके बाद फिर दूसरी मृदा है रेड सॉइल, लाल मिट्टी। 43.4% के बाद लाल मृदा 18.6%। 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है, 18.6% पर इसका विस्तार है। द्वितीय विशालतम मृदा है भारत की, सबसे अधिक इसका हिस्सा तमिलनाडु में है। लोहे के ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं अधिक, इस नाते इसका रंग लाल है। निच्छालित है, निच्छालित का मतलब अपारदन जनित मिट्टी है और लोहे, एल्युमिनियम, चूने का अंश अधिक है। जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी है। तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन, गेहूं इसमें मिलती। आपने ये देखा नाइट्रोजन और जीवांश की कमी जलोढ़ में भी है, नाइट्रोजन जीवांश की कमी लाल में भी, दोनों कमी। लाल है, लाल वाले में लोहे इत्यादि की अधिकता है, लेकिन जो कमी जलोढ़ की है वही कमी लाल की। इसके बाद फिर आ जाते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, अब इसमें काली मिट्टी का कई नाम है, 5 नाम काली मिट्टी का है। काले रंग की महिमा आप जानते हैं, काला रंग पक्का होता है। तो इसमें रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, कपास की मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, 5 नाम इसका। अब 5 नाम आप देखेंगे। अब अगला प्रश्न ये हो गया, सबसे अधिक मिट्टी है महाराष्ट्र। इसमें कपास होगा, क्योंकि कपास मिट्टी है ये है,
कपास होगा, सोयाबीन है, तिलहन है, मोटे अनाज है। धान गेहूं के लिए ये फसल होती है, उपयुक्त होती है। आपके यहाँ भी काली मिट्टी मिलेगी, क्योंकि लावा निर्मित मिट्टी है, और आपके यहाँ इस तरह की मिट्टी तालाबों इत्यादि के किनारे मिलती है, जिसको सूखने पर उसमें नालियां बन जाती हैं। इसी नाते उसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद फिर आप आगे जब बढ़ते हैं, लैटेराइट की बात चर्चा करते हैं। लैटेराइट का हिस्सा 3.7% ही है, 1.26 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। केरल, महाराष्ट्र, असम लोहे के ऑक्साइड की इसमें भी उपस्थिति है, और नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थ की कमी है। जितनी भी मिट्टियां आप पढ़ रहे हैं, कमोबेश सब में नाइट्रोजन और जीवांश की कमी है, जैविक पदार्थों की कमी है। इसके फसलों में चाय, कहवा, रबर, सिलिकोना, काजू, ये लैटेराइट। इसके बाद आ जाते हैं आप मरुस्थल में, डेजर्ट सॉइल। 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। जैविक पदार्थ या नाइट्रोजन की इसमें कमी है। फिर पर्वतीय हिल सॉइल, पर्वतीय मृदा जो है, वनीय मृदा 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नवीन अविकसित मृदा है, क्योंकि जो चीज नवीन है वो अविकसित होगी, जिसका निर्माण हो रहा है वो नवीन है, और निर्माण ही के नाते वो अविकसित है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव है। जीवांश की प्रचुरता है। यही एक मिट्टी यहाँ पे आप देखें कि जीवांश की प्रचुरता है और अम्लीय स्वभाव इसका है। फिर आपने यहाँ पीट तथा दलदली मृदा। दलदली मृदा जो है, समुद्र के किनारे जो राज्य हैं, नम भूमि पाई जाएगी। केरल, तमिलनाडु, जैविक पदार्थ व घुलनशील पदार्थ की मात्रा अधिक है। आपने देखा है पर्वतीय में भी अधिक है जीवांश, और पीठ में भी। इसके बाद में लवणी या क्षारी। लवणी या क्षारी मिट्टी समुद्र के किनारे, खारेपन की मात्रा जहां अधिक है। गुजरात, कुछ उत्तर भारत में भी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। लवणी या क्षारी मृदा का कुछ स्थानीय नाम है। लोकल स्थान पे इसको रेत कहते हैं, कल्लर कहते हैं, ऊसर कहते हैं, राठड़ कहते हैं, थूर कहते हैं, चोपन कहते हैं। इस तरह से इसका एक ये स्थानीय नाम है लोकल स्तर पर। बरसीम, धान, गन्ना, आंवला, फालसा, जामुन, ये यहाँ पे मुख्य रूप से पैदा होने वाली प्रमुख फसलें हैं। पारिस्थितिकी आधार पर, पारिस्थितिकी का मतलब जो पर्यावरण के आधार पर कुछ मिट्टियों को विभाजित किया गया है। अवशिष्ट, जो लंबे समय तक अपने स्थान पर स्थिर हैं, जैसे आप अवशिष्ट पर्वत पढ़ते हैं अरावली को, उसी तरह से ऐसी मिट्टियां जो अपने स्थान पर लंबे समय से स्थिर हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसे अवशिष्ट कहते हैं। वाहित मिट्टी जो बह करके आती है कहीं से, जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा जो बनती है, वातोड़ मिट्टी वायु के द्वारा बनती है, शैल मलवा मिट्टी अपर्दन के फलस्वरूप, भूस्खलन के फलस्वरूप जो मिट्टी बनती है उसे शैल मलवा मिट्टी कहा जाता है। अब इस चित्र को आप देखिए, चित्र को थोड़ा सा आगे करके आप देख लीजिए विस्तृत रूप से। यहाँ पे इस चीज को जब आप समझेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार की मृदा है। 6 प्रकार की मृदा में ये प्रश्न अगर मान लीजिए मानचित्र दे करके और आपसे पूछ लिया जाए कभी इस क्षेत्र में ये कौन सी मिट्टी है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये देखिए जो प्लस का निशान हुआ है, धन वाला जो क्षेत्र है ये पर्वतीय मिट्टी। जो जीरो वाले क्षेत्र है, जीरो जलोढ़ है। इस जलोढ़ में सिंधु सतलज का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बाद फिर यहाँ देखिए कच्छ क्षेत्र है, यहाँ गुजरात में भी मैदानी कुछ क्षेत्र है, ये समुद्र तटीय क्षेत्र भी कुछ है, इतने क्षेत्र हैं। उत्तर भारत में
पूर्वोत्तर भारत में, गुजरात क्षेत्र में और पूर्वी जो घाट है उसके पूरब में जो समुद्री मैदान है। लेटराइट मिट्टी में यहाँ ये तट देखिए, लेटराइट मिट्टी यहाँ लिखा गया है यल, जो क्षेत्र यल से लिखा गया है वहाँ लेटराइट मिट्टी। जो यहाँ डाट किया गया है ये सब आप देख रहे हैं, थार के स्थल का क्षेत्र है, या अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये मरुस्थलीय मिट्टी। काली मिट्टी जो है समानांतर रेखाओं से दर्शित है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र या चंदोदम मिट्टी या कपास की मिट्टी या स्वतः जुताई की मिट्टी। लाल मिट्टी जो निच्छालित मिट्टी है, जो रेखाएं सीधे खींची गई हैं, इतना क्षेत्र ये सब लाल मिट्टी है, और इसका जो क्षेत्र है वो आपको मानचित्र में उधर बताया गया है। तो इस तरह से एक चीज और समझना है कि यहाँ पर जो ये चिन्ह बनाए गए, उन चिन्हों में वहां पर उस क्षेत्र में 80% इन लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, इस मिट्टियों का, इस नाते बनाया गया है। अब ऐसा है कि मैदान है तो जलोढ़ मिट्टी है तो उसमें बालू के क्षेत्र भी मिल सकते हैं, नदियां बहेंगी तो बालू मिलेगा ही। मरुस्थलीय क्षेत्र है तो ऐसा भी हो सकता है कि नदी हो कहीं छोटी मोटी तो वहां थोड़ी सी मिट्टी अच्छी मिल जाए। समुद्र का किनारा है तो हो सकता है लेटराइट के अलावा कुछ और मिट्टी भी मिल जाए। अब इतना क्षेत्र है तो आप कहेंगे पूरा काली ही मिट्टी है, तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्र इसमें 10-20% ऐसे हों जहां पे सभी तरह की मिट्टियों की विशेषता मिलती हो, लेकिन अधिकांशतः इसका विभाजन प्रकृति के द्वारा किया गया है, और ये बंटवारा मनुष्य ने किया है। प्रकृति ने नहीं किया है कि इतना क्षेत्र हम दे रहे हैं और इतना क्षेत्र इसको दे रहे हैं, तो इस नाते ये प्रकृति का बंटवारा है, सब इसमें मिश्रण है। केवल आप अध्ययन के लिए और अधिकांश चीजें जो इसमें हैं उसको जानने के लिए इसका अध्ययन आप करते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न जो थे आपसे को बताए गए मृदा का कैरेक्टर। अब एक बार कल मृदा और वनस्पति फिर से आपको इसमें कुछ चीजें बहुत मृदा से भी छूट गई हैं और वनस्पति से भी छूट गई हैं, तब उसी को देख करके हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम यहाँ आ जाते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो वैकल्पिक प्रश्न हैं, और चूंकि जलवायु से संबंधित प्रश्न हैं वो, तो उसको आप देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जलवायु के प्रश्नों में शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है NMD। NMD का तात्पर्य क्या है? तो NMD का मतलब होता है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। अब इसको आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई है, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अभिकरण के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसकी कुछ क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तेलंगाना, विदर्भ, मारवाड़ और मराठवाड़ा। इसमें आपका उत्तर मारवाड़ हो जाएगा। मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान से संबंधित है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बंगाल के उपसागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात किस मौसम में अधिक होता है? मतलब बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती दशाएं किस मौसम में अधिक होती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीष्मकाल के बाद। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है, पश्चिम से पूरब की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर घटता जाता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? उत्तर पूर्व मानसून से होती है। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त है तो उसे क्या कहेंगे? सूखा कहेंगे। मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई जो है पवनाभिमुख है और वो वेस्टर्न घाट के पूर्व में है, इस नाते वहाँ कम होती है। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? मानसून, भूमध्य रेखा, हिंद महासागर, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं का प्रभाव आपने पूरा जलवायु चैप्टर पढ़ा, महासागरीय धाराओं का उल्लेख नहीं किया गया है।
हिंद महासागर की महिमा को बताया गया, हिमालय की महिमा को बताया गया। भूमध्य रेखा तो पूरी पृथ्वी पर प्रभावित करती है, लेकिन धाराएं लोकल कंडीशन हैं, जिस स्थान पर रहेंगी उसी स्थान पर प्रभावित करती हैं। इस नाते महासागरीय धाराएं नहीं होंगी। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कश्मीर में लेह है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब सारे भारत में फैल जाता है? सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, तो इसका उत्तर 15 जुलाई तक है। फिर अगला क्वेश्चन है संसार का आर्द्रतम स्थान, इसका उत्तर आप जानते हैं माशिनराम है। निम्नलिखित में से वे 2 राज्य कौन से हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आता है? इसका उत्तर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। आप जानते होंगे कि उड़ीसा सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा झेलने वाला भारत का राज्य है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? दक्षिणी पूर्वी छोर पर, इसका उत्तर है। शीतकाल के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बौछार अनुकूल होती है? रबी के फसल में जो ठंडी में वर्षा हो जाती है, गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। इस नाते इसका उत्तर पश्चिम विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बौछार है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ पे होती है? इसका उत्तर कोरोमंडल तट है, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, इसको आप जानते हैं। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसमें खासी मौजूद है। तो अब इसमें देखिए गारो, खासो, जयंतिया, मिजो, जब इस तरह से अंतर स्पष्ट करने के लिए आ जाएगा तब खासो हो जाएगा। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। जून के महीने में अब आप ये जानते हैं कि केरल और तमिलनाडु में सबसे पहले मानसून पहुंचता है। इस नाते इसका उत्तर केरल और तमिलनाडु का दक्षिणी तट हो जाएगा। दिल्ली में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? इसका उत्तर पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान है, ये हो जाएगा। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अब जैसे आपने पढ़ा था कार्तिक की उमस या क्वार की उमस, इसका कारण उच्च आर्द्रता भी है और साथ में उच्च तापमान है। क्योंकि वर्षा पूरी हो चुकी रहती है, चारों तरफ पानी रहता है, उससे आर्द्रता बनी रहती है, मौसम में भी और तापमान भी ऊंचा रहता है, तो चिपचिपाहट की गर्मी का एहसास होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? जाहिर सी बात है, जो तट वर्षा को रोकेगा, मानसून को जो तट रोक पाएगा, पश्चिमी घाट रोक लेता है, इस नाते वहां पे वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण वर्षा होती है? शीतकालीन वर्षा जहां आ जाए वहां तुरंत आप उसका उत्तर पश्चिमी विक्षोभ कर लेंगे। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। भारत में ठंड के मौसम की अवधि नवंबर से फरवरी। भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? वायु का निम्न वायुदाब। वृष्टि छाया प्रदेश का क्या अर्थ है? वृष्टि छाया प्रदेश, हमने पर्वतीय वर्षा आपको बताई है कि पर्वत जहां सामने पर मानसून मिलता है वो सम्मुख है और उसके विपरीत वाला विमुख है, तो वो वृष्टि छाया में रहेगा जो विमुख रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग से कालांतर में कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, हिम नदियों के अस्तित्व पर संकट, नदियों में बाढ़ की स्थिति, सभी हो सकता है। कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? ला नीना, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, एल नीनो, इसका उत्तर एल नीनो है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इसमें केरल हो जाएगा। मई महीने से पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को लू कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में दूसरे नंबर का ठंडा स्थान है? ईटानगर। और विश्व में सबसे ठंडा स्थान आप जानते हैं बर्फोयांश का है, और बर्फोयांश रूस में है, और रूस का वह प्रदेश जो एशिया में है वो साइबेरिया है। और बर्फोयांश किस प्राकृतिक रीजन में है, किस नेचुरल रीजन में है? अगर ये कभी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, टैगा प्रदेश आप बता देंगे। टुंडा नहीं है तो ठंडा सबसे, लेकिन है टैगा प्रदेश में बर्फोयांश, ये जानेंगे। और भारत में ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश इसमें ऑप्शन दिया गया है। मनाली भी लिखा गया है, कुल्लू भी है, द्रास भी है, लेकिन उत्तर ईटानगर है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा कई बार, ये प्रश्न हो गया। इसका मतलब है जो प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं उनके पूछे जाने की बारंबारता अधिक है। तमिलनाडु तट हो जाएगा। ग्रीष्मकाल में भारत में वर्षा हेतु उत्तरदायी दक्षिण पश्चिम मानसून, इसके बाद फिर उत्तर पूर्वी मानसून, फिर वही तमिलनाडु। भारत में न्यूनतम स्थान वर्षा लेह। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है?
भारतीय गंगा का मैदान, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, भारतीय गंगा का मैदान। तो इस तरह से इसके प्रश्नों पर आप अभ्यास करिए और क्षेत्रों से भी आप इसमें, जैसे आम्र वर्षा भी देख लीजिए। आम्र वर्षा के बारे में कल आपको बताया गया था। दक्षिण भारत में आम्र वर्षा, उत्तर भारत में पश्चिम बंगाल और असम वाले में काल वैसाखी बताया गया था। तो ये भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो इस तरह से इसमें आज का इतना ही आज के लिए रहेगा। फिर आपको कल इसमें 2 पॉइंट दिए जाएंगे। मृदा का जो आधुनिक वैज्ञानिक विभाजन है उसको लिया जाएगा, इसके साथ साथ वनस्पति का विस्तृत अध्ययन आप करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।